बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी तो प्यारे साथियों, एक दफ़ा फिर से नैना वॉइस आपकी खिदमत में हाजिर है टाप मिशन के अगले हिस्से के साथ। जैसे कि हम सब से सुना कि टाप मिशन के गुज़िश्ता हिस्से में स्टार्क के साथ क्या हुआ और इमरान ने कैसे स्टार्क को हलाक किया, तो उसी को देखते हुए हम कहानी के अगले हिस्से की जानिब बढ़ते हैं। दाशु जजीरे में ब्लू लाइट क्लब का मालिक और जनरल मैनेजर कार्लिस अपने ऑफिस में बैठा शराब पीने में मसरूफ़ था। वो दरमियाने कद लेकिन गेंडी जैसी जिसामत का मालिक था। उसकी ठोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा लंबी और हथौड़े जैसी थी। आंखें छोटी, पेशानी तंग और सर पर छोटे और कदरे छदरे बाल थे। चेहरे पर जख्मों के मंदमिल निशानात काफ़ी तादाद में थे। उसके दोनों कांधे इस तरह झुके हुए थे जैसे उसने दोनों हाथों से पानी से भरी हुई बाल्टियां उठाई हों। शराब की बोतल उसके मुंह से लगी हुई थी कि सामने मेज़ पर पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी तो उसने बोतल मेज़ पर एक धमाके से रखी और हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, उसका लहजा फाड़ खाने वाला था। मार्ड्री बोल रहा हूँ बॉस। दूसरी तरफ से एक मोदबाना आवाज़ सुनाई दी। बोलो मार्ड्री, कार्लिस ने उसी तरह फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। ब्लैकमून क्लब तबाह हो गया है बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया तो कार्लिस बेएहतियात उछल पड़ा। क्या क्या कह रहे हो? क्या तुम नशे में तो नहीं हो? कार्लिस ने इस बार हलक के बल चीखते हुए कहा। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ बॉस। क्लब अपने तहखानों समेत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और पुलिस और फायर ब्रिगेडियर उसमें से लाशें निकाल रहे हैं। क्लब और तहखानों में मौजूद तमाम लोग हलाक हो गए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक क्लब से 150 और नीचे तहखाने में 8 अफराद की लाशें मिली हैं और बॉस नीचे तहखाने तो मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गए हैं। वहाँ से जली हुई मशीनों के पुर्जे भी मिले हैं। यूँ लगता है कि तहखानों में इंतहाई जदीद साहत की मशीनरी नस्ब थी जो साथ ही जलकर राख हो गई है। मार्डी ने तफसील बताते हुए कहा। वेरी बैड, ये सब किस तरह और किसने किया है ऐसा? कार्लिस ने कहा। अभी कुछ मालूम नहीं हो सका, अभी पुलिस इंक्वायरी कर रही है। मार्डी ने जवाब दिया। हाँ, जब मालूम हो कि किसने ऐसा किया है तो मुझे रिपोर्ट देना, मैं उसकी नस्ल का भी खात्मा कर दूंगा। कार्लिस ने कहा और उसके साथ उसने रिसीवर केडल पर पठा और मेज़ पर रखी हुई शराब की बोतल उठाकर मुंह से लगा ली और उस वक्त तक उसे मुंह से लगाए रखा जब तक ये बोतल में मौजूद इंतहाई तेज़ शराब का आखिरी कतरा तक उसके हलक से नीचे ना उतर गया हो। फिर उसने हाली बोतल एक तरफ पड़ी हुई बास्केट में उछाल दी। उसके चेहरे पर इंतहाई तेज़ शराब पीने की वजह से तेज़ सुर्खी सी उभर आई थी, हत्ता कि ये सुर्खी आंखों में भी झलकने लगी थी। मैं उसका खून पी जाऊंगा जिसने राडिश को हलाक किया है। वो मेरा हकीकतन दोस्त था, कार्लिस ने बड़बड़ाते हुए कहा। ब्लैक मून क्लब का जनरल मैनेजर राडिश उसका बहुत गहरा दोस्त था। तो बचपन से इकट्ठे रहे थे और जुराइम की दुनिया में भी वो इकट्ठे ही आए थे। फिर राडिश ब्लैक मून क्लब का मैनेजर बन गया जबकि उसने अपना अलहदा क्लब खोल लिया था। लेकिन इन दोनों के दरमियान अब भी इंतहाई गहरे ताल्लुकात थे। इसके साथ साथ उसे ये भी मालूम हो गया था कि ब्लैक मून क्लब दरअसल एक बैनुल-अक़वामी मुजरिम तंजीम ब्लैक थंडर का खसूसी अड्डा था। क्लब के नीचे तहखानों में ये अड्डा कायम था लेकिन उसका कोई ताल्लुक क्लब से ना था। वहाँ आने जाने के रास्ते भी अलहदा थे जबकि राडिश का ताल्लुक इन तहखानों से नहीं था, इसलिए कार्लिस का भी कभी कोई ताल्लुक वहाँ से नहीं रहा था। वो बैठा यही सोच रहा था कि एक बार फिर फ़ोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, उसने अपने महसूस फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। राडिश बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से उसके दोस्त राडिश की आवाज़ सुनाई दी। अरे अरे, तुम जिंदा हो? अभी मैं तुम्हारी मौत का सोग मना रहा था। कहाँ हो तुम और क्या हुआ तुम्हारे क्लब के साथ? कार्लिस ने बेएहतियात चीखते हुए कहा। मैं उस्मान से बोल रहा हूँ, मैं 2 रोज़ से वहाँ था। मेरी अदम मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ, राडिश ने कहा। और थैंक गॉड कि तुम बच गए हो, कार्लिस ने बड़े हलूस भरे लहजे में कहा। शुक्रिया कार्लिस, मैं 1 घंटे के अंदर डाशो पहुँच रहा हूँ, फिर तुमसे मुलाकात होगी। मैंने तुमसे इंतहाई अहम बातें करनी है, राडिश ने कहा। आ जाओ, मैं ऑफिस में मौजूद हूँ। आज मेरा कहीं जाने को प्रोग्राम नहीं है, कार्लिस ने कहा। ओके, दूसरी तरफ से कहा गया। उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो कार्लिस ने रिसीवर रखा और फिर रिवॉल्विंग चेयर को मोड़कर उसने अपने उकब में मौजूद एक रैक से शराब की बोतल उठाई और उसे खोलकर मुंह से लगा लिया। शुक्र है राडिश बच गया है, कार्लिस ने शराब पीने के साथ साथ बड़बड़ाते हुए कहा। फिर तकरीबन 1.5 घंटे बाद दरवाज़ा खुला और लंबे कद और वर्जिशी जिस्म का आदमी अंदर दाखिल हुआ। ये राडिश था। खुशामदीद खुशामदीद राडिश। कार्लिस उसे देखकर बेएहतियात उठ खड़ा हुआ। शुक्रिया कार्लिस, तुम वाकई मेरे सच्चे दोस्त हो जो मेरे बच जाने पर इस तरह खुश हो रहे हो। राडिश ने मुसाफिहा करते हुए मेज़ की दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठते हुए कहा। इसमें क्या शक है राडिश, और तुम बेफिक्र रहो। तुम अपना नया क्लब खोलो, मैं उसमें तुम्हारी मदद करूंगा, कार्लिस ने कहा तो राडिश बेएहतियात हंस पड़ा। बेहद शुक्रिया, लेकिन मुझे मदद की ज़रूरत नहीं क्योंकि बीटी बैनुल-अक़वामी तंजीम है और उसके लिए क्लब खोलना ऐसे ही है जैसे तुम्हारा और मेरा किसी को $1-2 हैरात में दे देना। अलबत्ता मैं तुम्हारे लिए एक बड़ी रकम का सौदा लेकर आया हूँ, $20 लाख का सौदा, राडिश ने कहा तो कार्लिस बेएहतियात उछल पड़ा। $20 लाख और मेरे लिए?
ये क्या कह रहे हो? इस रकम से तो तुम खुद एक नहीं बल्कि दो दो क्लब खोल सकते हो। कार्लिस ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम मेरे दोस्त हो कार्लिस, इसलिए ये रकम मैंने तुम्हारे लिए हासिल की है। मैं तुम्हें तफसील बता देता हूँ। ब्लैक मून क्लब के नीचे तहखानों में ब्लैक थंडर का एक सेक्शन कायम था, जिसके तहत किसी जगह एक लेबार्ट्री काम कर रही है। उस लेबार्ट्री के बारे में सेक्शन चीफ को इल्म था। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के कुछ लोग उस लेबार्ट्री के खिलाफ काम कर रहे हैं। वो कराम्बी पहुंचे। वहां सेक्शन चीफ की बीवी का भाई ब्लैक थंडर का सुपर एजेंट था। उसका पूरा ग्रुप था जो इंतहाई तरबियत याफ्ता अफराद पर मुश्तमिल था। सेक्शन चीफ ने अपनी बीवी के भाई को इस सर्विस के एजेंटों के खिलाफ काम करने का हुक्म दिया। उन्होंने कुछ कामयाबियां भी हासिल की कि उनके हाथों उस सर्विस के कुछ लोग जख्मी हो गए, लेकिन फिर अचानक मेन हेडक्वार्टर को इत्तला मिलती है कि सेक्शन चीफ की बीवी का भाई, जिसका नाम स्टार्क था, वो उस सर्विस वालों के काबू में आ गया है और उस पर उन्होंने तशद्दुद करके उससे सेक्शन के बारे में मालूमात हासिल कर ली हैं और स्टार्क को उसके ग्रुप समेत हलाक कर दिया गया है। और अब वो सेक्शन चीफ से लेबार्ट्री के बारे में तफसीलात मालूम करने डाशू पहुंच रहे हैं। तो मेन हेडक्वार्टर ने क्लब के तहखानों में पहले से नस्ब डिस्ट्रक्शन बम ब्लास्ट कर दिया। इस तरह सेक्शन चीफ और उसके आदमियों के साथ साथ क्लब में मौजूद तमाम अफराद भी हलाक हो गए। मैं चूंकि बाहर था इसलिए बच गया। इस तरह मेन हेडक्वार्टर ने उस सर्विस का रास्ता रोक दिया है। अब मसला था उस सर्विस के लोगों को हलाक करने का। इसकी दो सूरतें थी, एक तो ये कि उन्हें ना छेड़ा जाए और वो यहाँ टकरे मारकर खुद ही वापस चले जाएंगे, जबकि दूसरी सूरत ये है कि यहाँ उनका खात्मा कर दिया जाए। मेन हेडक्वार्टर ने दूसरी सूरत अपनाने का फैसला किया। फिर मुझसे पूछा गया कि यहाँ डाशू में कोई ऐसा ग्रुप है जो इस सर्विस के लोगों को ट्रेस करके उनका खात्मा कर सकता है। तो मैंने तुम्हारा नाम लिया और तुम्हारे ग्रुप के बारे में तफसीलात बताई। तो मेन हेडक्वार्टर ने मेरी बात तस्लीम कर ली और मुझे हुक्म दिया गया कि मैं तुमसे बात करूं, और अगर तुम इस काम पर आमादा हो तो तुम्हें $20 लाख मुआवजा दिया जाएगा, $10 लाख पहले और $10 लाख मिशन की तकमील के बाद। चनाचे मैं तुम्हारे पास मौजूद हूं। अब तुम बताओ कि क्या तुम ये ऑफर कबूल करते हो या नहीं। राडिश ने तफसील बताते हुए कहा। कमाल करते हो राडिश, तुम भी। $20 लाख और मैं छोड़ दूं? इतनी बड़ी रकम के लिए तो मैं डाशू की आधी आबादी को हलाक कर सकता हूँ। मैं तैयार हूँ, अलबत्ता उन लोगों के बारे में तफसीलात तुम्हें बतानी होंगी। कार्लिस ने मुसरत भरे लहजे में कहा। तफसील कोई नहीं है, वो लोग मेकअप के माहिर हैं। कराम्बी से दो आदमी यहाँ पहुंचे हैं, एक एक्रीमियन है और एक कवि हैकल हफरीकी हबशी। उन दोनों को ट्रेस करके उनका खात्मा करना है, राडिश ने कहा। लेकिन यहाँ तो बेशुमार एक्रीमियन मौजूद होंगे और ये तो इलाका ही अफ्रीका का है, यहाँ हर दूसरा आदमी अफ्रीकी है, कार्लिस ने कहा। तुम एयरपोर्ट से मालूम करो, वहाँ कराम्बी से यहाँ पहुँचने वाले अफराद के कागजात मौजूद होंगे जिनमें उनकी तस्वीरें मौजूद होंगी। फिर लाजमन वो किसी न किसी टैक्सी में बैठकर शहर पहुँचे होंगे और जहाँ भी उन्होंने किसी होटल में ही रिहाइश रखी होगी, लिहाजा उन्हें ट्रेस किया जा सकता है, राडिश ने कहा। तो कार्लिस का चेहरा बेएहतियात खिल उठा। अरे वेरी गुड, तुम वाकई दुरुस्त कह रहे हो। उनको ट्रेस किया जा सकता है और एक बार वो ट्रेस हो जाए तो फिर उन्हें हलाक करना कोई मसला नहीं। लाओ, कहाँ है $10 लाख का चेक, कार्लिस ने मुसरत भरे लहजे में कहा। ये सोच लो कार्लिस कि ये लोग इंतहाई तरबियत याफ्ता हैं, इसलिए ऐसा ना हो कि उल्टा तुम मारे जाओ, राडिश ने कहा। मैं तो सामने ही नहीं आऊँगा, तमाम काम गिरी और उसका ग्रुप करेगा। गैरी भी एक्रीमियन एजेंटों का तरबियत याफ्ता है, कार्लिस ने कहा। ओके, राडिश ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा और जेब से एक चेक निकालकर उसने कार्लिस की तरफ बढ़ा दिया। कार्लिस ने एक नज़र चेक को देखा और फिर बेएहतियात से चूम कर उसने बंद किया और जेब में डाल लिया। मैं फ़ोन कर लूँ, राडिश ने कहा और फ़ोन का रिसीवर उठाकर उसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। राडिश बोल रहा हूँ डाशू जजीरे से। मैंने कार्लिस से बात कर ली है, वो काम करने पर आमादा है और काम भी हो जाएगा, राडिश ने इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा। उसे तमाम तफसील बता दी है तुमने, दूसरी तरफ से पूछा गया। यस सर, राडिश ने जवाब दिया। ओके, दूसरी तरफ से कहा गया। उसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया तो राडिश ने रिसीवर रख दिया। तो कार्लिस ने भी रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। गैरी बोल रहा हूँ, रब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। कार्लिस बोल रहा हूँ, तुम मेरे ऑफिस में आ जाओ अभी और इसी वक्त, कार्लिस ने तेज़ लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। मैंने उसे यहाँ बुलाया है ताकि तुम्हारे सामने से तफसीली हिदायत दी जा सकें, कार्लिस ने कहा। तो राडिश ने इस्बात में सर हिला दिया। मुसाफिर बरदार जेट जहाज़ इंतहाई तेज़ रफ्तारी से फ़िज़ा का सीना चीरते हुए कराम्बी की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। ये फ़्लाइट काफरस्तान से कराम्बी जा रही थी। चूँकि परवाज़ काफ़ी तवील थी, इसलिए इसमें मौजूद मुसाफिर नशिस्तों से सर टिकाए हुए ईजी अंदाज में बैठे हुए थे। जहाज़ के तकरीबन दरमियान में एक सीट पर सालिया और जूलिया इकट्ठी बैठी थीं। उनके हुक्म में सफदर कैप्टन शील बैठे थे, जबकि सामने की कतार में तनवीर मौजूद था। जूलिया और सालिया आपस में बातें कर रही थी, लेकिन उनका अंदाज सरगोशियाना जैसा था, जबकि सफदर एक रसाला पढ़ने और कैप्टन शील आंखें बंद किए सीट की पूंछ से सर टिकाए बैठा था।
जबकि तनवीर बड़े चौकन्ने अंदाज में बैठा बार बार गर्दन मोड़कर जहाज में मौजूद मुसाफिरों का जायजा लेने में मसरूफ था कि अचानक एक एयर होस्टेस तेज से कदम उठाती जूलिया के करीब आकर रुक गई। मिस जूलिया, आपका फ़ोन है, एयर होस्टेस ने झुककर जूलिया से कहा। अरे अच्छा, जूलिया ने कहा और उठकर तेज से कदम उठाती फ़ोन रूम की तरफ बढ़ गई। उसने फ़ोन रूम में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद किया और रिसीवर उठाकर फ़ोन का एक बटन प्रेस कर दिया। हेलो, जूलिया बोल रही हूँ, जूलिया ने कहा। बात करें। दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी और फिर कटक की आवाज़ के साथ खामोशी तारी हो गई। चीफ बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से एक्सटू की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। यस चीफ, जूलिया बोल रही हूँ, जूलिया ने मोदाना लहजे में कहा। इमरान जोसेफ के साथ कराम्बी से डाशू जजीरे पर चला गया है और सीक्रेट सर्विस के दूसरे मेंबरान वापस वाकिशा पहुंच गए हैं। तुमने भी कराम्बी पहुंचकर वहां से डाशू पहुंचना है। डाशू में डागर होटल में इमरान और जोसेफ मौजूद हैं। इमरान का कमरा नंबर 240 है और उसका नाम माइकल है। वहां से फिर इमरान तुम्हें लीड करेगा, चीफ ने तफसील से बात करते हुए कहा। यस चीफ, जूलिया ने कहा। तो दूसरी तरफ से मजीद कुछ कहे बगैर राब्ता मुनक़ता कर दिया गया तो जूलिया ने भी रिसीवर रखा और फ़ोन रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद वो वापस अपनी सीट पर पहुंच चुकी थी। क्या हुआ? साले ने बेचैनी से पूछा तो जूलिया ने उसे तफसील बता दी। उसने सफदर को भी ये तफसील बता दी। फिर वैसे ही किया गया। कराम्बी एयरपोर्ट पर उतरकर उन्होंने डाशू के लिए पहली फ़्लाइट पर सीटें बुक कराईं और फिर पहली दस्याब फ़्लाइट से ही वो डाशू के लिए रवाना हो गए। डाशू एयरपोर्ट पर उतरकर जूलिया ने वहाँ एक काउंटर से स्याहों के लिए किसी अच्छे होटल के बारे में पूछा तो उसे बताया गया कि डाशू में स्याहों का सबसे मकबूल होटल गोल्डन है। चनाचे जूलिया अपने साथियों समेत टैक्सियों में सवार होकर गोल्डन होटल पहुँच गई। तनवीर ने एयरपोर्ट पर जूलिया से कहा था कि वो सब सीधे डागर होटल चले जाते हैं, लेकिन जूलिया ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि पहले वो किसी होटल में ठहरेंगे, फिर इमरान से फ़ोन पर बात करके फ़ैसला किया जाएगा, क्योंकि उन्हें हालात का इल्म नहीं था और हो सकता है कि वहाँ इमरान की निगरानी हो रही हो और वो भी उन निगरानी करने वालों की नज़र में आ जाए। सब साथियों ने जूलिया की इस बात की तायद कर दी और इसलिए वो सब बराह रास्त डैगर होटल जाने की बजाय गोल्डन होटल आ गए। यहाँ आसानी से उन्हें कमरे मिल गए और वो सब अपने अपने कमरों से होकर जूलिया के कमरे में इकट्ठे हो गए। जूलिया ने सबके लिए रूम सर्विस से हार्ड काफ़ी तलब कर ली। पहले तो हमने कराम्बी पहुंचना था, फिर अचानक क्या हो गया है कि इमरान भी यहाँ आ गए और हमें भी यहाँ भिजवा दिया गया, सालिया ने कहा। अब ये तो इमरान से बात होगी तभी पता चलेगा कि यहाँ क्या चक्कर चल रहा है, जूलिया ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद काफ़ी सर्व कर दी गई और चूँकि वो सब तवील परवाज़ की वजह से हाथ से थके हुए थे इसलिए वो हार्ड काफ़ी की चिस्कियाँ लेने में मसरूफ़ हो गए। जूलिया ने फ़ोन का रिसीवर उठाया और फ़ोन सर्विस के नंबर प्रेस कर दिए। गेस्ट होटल एक्सचेंज। दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। डैगर होटल का कमरा नंबर 240 में एक साहब माइकल रह रहे हैं, उनसे बात कराइए। मेरा नाम मार्गरेट है, जूलिया ने कहा। यस मिस मार्गरेट, दूसरी तरफ से कहा गया तो जूलिया ने रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो उसने रिसीवर उठा लिया। यस मार्गरेट बोल रही हूँ, जूलिया ने कहा। मिस्टर माइकल से बात कीजिए, दूसरी तरफ से कहा गया। उसके साथ ही क्लिक की आवाज़ सुनाई दी। मार्गरेट बोल रही हूँ, जूलिया ने कहा। दो ज़ुबानों के अल्फाज इकट्ठे करके नाम रखना वाकई आजकल का फैशन में शामिल है। ग्रेट और मार यानी बहुत ज़्यादा मार, वहाँ नाम तो हुआ। दूसरी तरफ से इमरान की आवाज़ सुनाई दी। गो लहजा और ज़ुबान एक्रीमियन था लेकिन अंदाज इमरान का मखसूस था। अरे माइकल, तुम बोल रहे हो, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा तो उसके सारे साथी बेएहतियात मुस्कुरा दिए। अरे साइकिल भी दो किस्म के होते हैं, एक को लेडीज साइकिल कहा जाता है और दूसरे को मर्दाना साइकिल। कम अज़ कम वजाहत तो कर दो कि कौन सा साइकिल है ताकि किसी को कोई गलत फहमी ना हो, इमरान ने कहा तो जूलिया बेएहतियात हंस पड़ी। मैंने तो लेडीज़ साइकिल ही तलब करनी है, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर सॉरी, रॉन्ग नंबर, इमरान ने कहा। उसके साथ ही वाकई राब्ता ख़त्म हो गया। तो जूलिया इस तरह हैरान होकर रिसीवर को देखने लगी जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो कि इमरान इस तरह फ़ोन भी बंद कर सकता है। मिस जूलिया, आप हैरान क्यों हो रही हैं? इमरान अब फ़ोन से निकल कर तो बात नहीं कर सकता। उसे बहरहाल इतला मिल गई है कि हम यहाँ पहुँच गए हैं। उसने ये भी मालूम कर लिया होगा कि हम यहाँ गोल्डन होटल में हैं। अब वो आएगा या खुद किसी अंदाज में राब्ता करेगा, कैप्टन शील ने वजाहत करते हुए कहा तो जूलिया ने बेएहतियात तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। तुम ज़्यादा बेहतर अंदाज में इमरान को जानने लग गए हो, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा तो सब बेएहतियात हंस पड़े। फिर काफ़ी देर तक बैठे हुए इमरान की तरफ से किसी राब्ते के मुंतज़िर रहे, लेकिन जब ना ही इमरान का फ़ोन आया ना ही वो खुद आया तो जूलिया एक बार फिर बेचैन हो गई। ये क्या हो रहा है? इमरान राब्ता ही नहीं कर रहा, जूलिया ने कहा। उसकी आदत है, वो हमें बुलवा तो लेता है लेकिन काम खुद ही करता रहता है। हम सिवाय मक्खियाँ मारने के और कर भी क्या सकते हैं? तनवीर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन फिर इससे पहले कि तनवीर की बात का जवाब देता दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई थी तो सब चौंक पड़े। फिर सफदर उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर जोसेफ मौजूद था। अरे तुम आओ, सफदर ने एक तरफ फटते हुए कहा तो जोसेफ अंदर दाखिल हो गया। उसने सबको सलाम किया। आओ जोसेफ बैठो, जूलिया ने उसके सलाम का जवाब देते हुए कहा।
बॉस ने पैगाम दिया है कि अभी आप उनसे रब्ता नहीं करेंगे, अलबत्ता आपने जहां ब्लू लाइट क्लब के मालिक और जनरल मैनेजर कार्लेस की निगरानी करनी है। जोसेफ ने कुर्सी पर बैठते ही बड़े स्पार्ट से लहजे में कहा, पहले हमें तफसील बताओ कि क्राम्बी में क्या हुआ और तुम और इमरान यहाँ क्यों आए हो? उस कार्लिस पर किस किस्म का शुबा है? तफसील मालूम होगी तो हम काम कर सकेंगे, जूलिया ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। क्राम्बी में बीटी का एक ग्रुप हमारे खिलाफ काम कर रहा तो उन्होंने हम पर नेशनल गार्डन में अचानक फायर खोल दिया, जिसकी वजह से मैं और बाकी तमाम साथी भी जख्मी हो गए। फिर अस्पताल में उनके 2 आदमी ने आकर हम पर हमला कर दिया, जिससे पहले से जख्मी टाइगर और जोआना मजीद जख्मी हो गए। मैंने उन दोनों को हाथमा कर दिया और फिर हम सब एक और अस्पताल में शिफ्ट हो गए। उस ग्रुप ने हम पर वहाँ भी हमला कर दिया, लेकिन बॉस की वजह से यह हमला नाकाम हो गया और उनका ग्रुप मारा गया। उस ग्रुप का इंचार्ज एक आदमी स्टार्क था। बॉस ने उसके क्लब जाकर उस पर हमला कर दिया और उस पर काबू पाकर उससे पूछगछ की तो बॉस को मालूम हुआ कि उनका सेक्शन हेडक्वार्टर डाशू में है और उसी सेक्शन हेडक्वार्टर के तहत वो लेबॉर्ट्री है जहां बॉस ने मिशन मुकम्मल करना है। चनाचे बाकी साथियों को बॉस ने चार्टर्ड त्यारे के जरिए वापस वकीशा भिजवा दिया और मैं और बॉस यहाँ डाशू पहुँच गए। यहाँ बॉस ने मुझे अलहदा रखा और अपनी निगरानी का हुक्म दिया, लेकिन जहाँ पहुंचकर बॉस को मालूम हुआ कि सेक्शन हेडक्वार्टर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है और वहाँ तमाम मौजूद तमाम आदमी हलाक कर दिए गए हैं, तो बॉस ने किसी ऐसे आदमी को तलाश शुरू कर दी जो इस सेक्शन हेडक्वार्टर में काम करता रहा हो। उस दौरान एक आदमी को मैंने बॉस की निगरानी करते हुए चेक किया, फिर उससे मालूम हुआ कि जहाँ का कोई ग्रुप जिसका चीफ गैरी है वो मुझे और बॉस को ट्रेस करके हलाक करना चाहता है और इस ग्रुप का ताल्लुक ब्लू लाइट क्लब के मालिक और जनरल मैनेजर कार्लिस से है। बॉस ने इस बारे में मालूमात हासिल की तो इतना मालूम हुआ कि कार्लिस का उस सेक्शन हेडक्वार्टर से कोई ताल्लुक नहीं। अलबत्ता ब्लैक मून क्लब जिसके नीचे तय खानों में वो सेक्शन हेडक्वार्टर था, इस क्लब का मैनेजर राडिश था जो क्लब की तबाही के वक्त दाशु से बाहर होने की वजह से बच गया है। वो उस कार्लिस का दोस्त है। उसने कार्लिस को बॉस और मेरे खिलाफ काम करने के लिए हायर किया है, लेकिन राडिश दाशु जजीरे से बाहर चला गया है। बॉस ने आपको पैगाम भिजवाया कि आप उस गैरी ग्रुप के बारे में मालूमात हासिल करके उस ग्रुप का खात्मा कर दें। बॉस खुद उसके लिए कार्लिस के पास नहीं जाना चाहता कि इस तरह उस पर शक कन्फर्म हो जाएगा, जबकि अभी तक वो कन्फर्म नहीं है। जोसेफ ने तफसील बताते हुए कहा, गैरी ग्रुप के जिस आदमी को पकड़कर तुमने उससे मालूमात हासिल की थी उससे बाकी ग्रुप के बारे में नहीं मालूम हो सका? जूलिया ने पूछा। नहीं, वो सिर्फ गैरी का नाम जानता था और उसे फ़ोन पर हिदायत मिली थी, लेकिन वो ज़ाती तौर पर गैरी के बारे में कुछ नहीं जानता था। जोसेफ ने जवाब दिया। तुमने खुद गैरी के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की है? जूलिया ने कहा। नहीं, क्योंकि मैं बॉस की निगरानी कर रहा हूँ। अगर बॉस मुझे हुक्म देता तो मैं उस गैरी को चूहे के बिल से भी बाहर निकाल लाता। जोसेफ ने जवाब दिया। ठीक है, तुम इमरान को कह दो कि वो अपना काम करता रहे, हम उस गैरी और उसके ग्रुप का खात्मा कर देंगे। जूलिया ने कहा तो जोसेफ उठा और सलाम करके वापस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके बाहर जाने के बाद सफदर ने उठकर दरवाज़ा बंद कर दिया। इसका मतलब है कि इमरान उस गैरी को कोई अहमियत नहीं दे रहा, सालिया ने कहा। जाहिर है ये ग्रुप सिर्फ उनके खात्मे के लिए हायर किया गया है, उससे कोई बराह रास्त ताल्लुक बीटी से ना होगा, सफदर ने जवाब देते हुए कहा। तुम्हें यहाँ वक्त ज़ाया करने का क्या फ़ायदा, हमें मिशन की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, तनवीर ने कहा। इमरान की आदत है कि वो कोई कदम अंधाधुंध नहीं उठाता और यही उसकी कामयाबी का असल राज है। वो किसी मकड़ी की तरह मुजरिमों के गिरद जाल फैला देता है और फिर इंतहाई सब्र के साथ उस जाल में उनके फंसने का इंतज़ार करता है, और जब वो इस जाले में फंस जाते हैं तो फिर कामयाबी इमरान के हिस्से में आ जाती है, कैप्टन शील ने कहा। तुम तो इस तरह इमरान के कसीदे पढ़ते रहते हो जैसे इमरान तुम्हें उसकी बाकायदा पेमेंट करता हो, तनवीर ने बुरा सा मुँह बनाते हुए कहा। इमरान साहब की तारीफ ना करना दुनिया की सबसे बड़ी बददियानती है। इमरान जैसे इंसान शायद सदियों में भी पैदा ना हो, कैप्टन शील ने बुरा मनाए बगैर कहा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो कैप्टन शील, पाकिशा की खुशकिस्मती है कि इमरान पाकिशा में पैदा हुआ है। बहरहाल हमें ब्लू लाइट क्लब जाना है, सफदर ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। पहले मालूम तो कर लें कि ये क्लब कहाँ है, और दूसरी बात ये कि हमें होटल की बजाय कोई रिहाइश गाह हासिल करनी चाहिए और कारें में, क्योंकि हमने बहरहाल अब गैरी और उसके आदमी को घेरना है, जूलिया ने कहा। आप यहीं रहे, मैं तमाम बंदोबस्त करके आता हूँ, सफदर ने उठते हुए कहा। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, इस घुटे हुए माहौल की निस्बत बाहर का माहौल ज़्यादा खुशगवार होगा, तनवीर ने उठते हुए कहा तो सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। गैरी अपने ऑफिस में बैठा बड़ी बेचैनी से बार बार सामने मेज पर पड़े हुए फ़ोन की तरफ देख रहा था। उसके आदमी पूरे जजीरे पर फैले हुए थे और वो किसी ऐसे जोड़ी की तलाश में थे जिसका एक टोकन एग्रीमेंट और दूसरा अफ्रीकी हो, लेकिन अभी तक उसे किसी तरफ से कोई इतला ना मिली और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था वो इंतहाई बेचैन होता जा रहा था। फिर अचानक फ़ोन की घंटी बज उठी तो गैरी ने उस तरह झिपट कर रिसीवर उठाया जैसे अगर एक लम्हे की भी देर हो गई तो क़यामत टूट पड़ेगी। गैरी बोल रहा हूँ, गैरी ने तेज़ लहजे में कहा। डरमिंट बोल रहा हूँ बॉस, गैरी को हलाक कर दिया गया है, दूसरी तरफ से कहा गया तो गैरी को यूँ महसूस हुआ जैसे पिघला हुआ शीशा उसके कानों में उंडेल दिया गया हो। क्या कह रहे हो? किसे हलाक किया गया और किसने किया और क्यों किया है?
गैरी शदीद बौखलाहट के आलम में मुसलसल बोलता चला गया। वो तो शायद अपने शिकार के मारे जाने की बात सुनना चाहता था, लेकिन उसकी बजाय अपने एक साथी की हलाकत की खबर उसे सुनाई जा रही थी। जेरी की लाश कार्शन गार्डन के एक वीरान हिस्से से पुलिस को मिली है। उसकी गर्दन तोड़कर उसे हलाक किया गया और उसका मसीशुदा चेहरा बता रहा है कि उस पर इंतहाई तशद्दुद किया गया है। दूसरी तरफ से कहा गया, वेरी बैड, कातिल के बारे में कुछ पता चला? गैरी ने इस बार अपने आप को संभालते हुए कहा, सिर्फ इतना मालूम हो सका है कि गार्डन के उस वीरान हिस्से की तरफ एक देव कामत अफ्रीकी को जाते देखा गया है। डमे ने जवाब दिया, अरे इसका मतलब है कि ये वही अफ्रीकी होगा जिसकी हमें तलाश है, लेकिन जेरी ने अगर उसे ट्रेस कर लिया था तो वो इतला तो देता। गैरी ने कहा, वो कंफर्म नहीं होगा बॉस, इसलिए उसने इतला ना दी होगी। डर्मिट ने जवाब दिया, वेरी बैड, इसका मतलब है कि बजाय उसके कि हम उन्हें ट्रेस करके हलाक करते, उल्टा वो हमें ट्रेस करके हलाक कर गए। गैरी ने कहा, यस बॉस, जेरी की लाश सामने आने से तो यही अंदाज़ा होता है। डर्मिट ने जवाब दिया, तुम गार्डन जाकर इर्द गिर्द से उस दियो हैकल हबशी के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करो, हमें अब हर सूरत में से फ़ौरन ट्रेस करना है। गैरी ने कहा, यस बॉस। दूसरी तरफ से कहा गया, उस एग्रीमेंट का क्या हुआ? उसके मुतालिक बताया गया है कि वो मज़ाहिया बातें और हरकतें करता रहता है और यही उसकी खास निशानी है। गैरी ने कहा, अभी तक तो कोई ऐसा आदमी सामने नहीं आया। डर्मी ने जवाब दिया, ठीक है, कोशिश जारी रखो, उन्हें तलाश करना भूसे के ढेर से सुई तलाश करने के मुतरादिफ है, लेकिन बहरहाल हमें ये काम करना है। गैरी ने कहा और रिसीवर रख दिया। वेरी बैड, उल्टा काम शुरू हो गया है, गैरी ने कहा और एक बार फिर फ़ोन की घंटी सुनकर वो चौंक पड़ा। यस गैरी बोल रहा हूँ, गैरी ने रिसीवर उठाते हुए कहा। रेनाल्ड बोल रहा हूँ मैं बॉस, मैंने उस टैक्सी ड्राइवर को तलाश कर लिया जिसने एयरपोर्ट से एक तकरीबन और एक अफ्रीकी हबशी को पिक किया था। दूसरी तरफ से कहा गया, क्या ये कराम्बी से आने वाली फ़्लाइट के मुसाफिर थे? गैरी ने इश्तियाक आमेज़ लहजे में पूछा। यस बॉस। दूसरी तरफ से कहा गया तो गैरी की आंखों में तेज़ चमक उभर आई। फिर क्या बताया है उसने? कहाँ ड्रॉप किया था उसने उन्हें? गैरी ने तेज़ लहजे में पूछा। बॉस, उसने उन दोनों को ग्रैंड होटल में ड्रॉप किया था। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। फिर वहाँ से क्या मालूम हुआ है? गैरी ने पूछा। वहाँ उस टाइप का कोई जोड़ा नहीं था। मैंने रजिस्टर भी चेक किया और बुकिंग क्लर्क से भी पूछगछ की है जो इस वक्त ड्यूटी पर था, लेकिन लगता है कि ये लोग हद दर्जा चौकन्ना थे। टैक्सी छोड़कर ये होटल के अंदर जाने की बजाय कहीं और चले गए हैं। रेनाल्ड ने जवाब देते हुए कहा, उन्हें तलाश करो रेनाल्ड, हर सूरत में और हर कीमत पर। वो लाजम किसी होटल में ही ठहरे होंगे। तमाम होटल चेक करो, गैरी ने तेज़ लहजे में कहा। यस बॉस, हम होटल चेक कर रहे हैं और जल्दी उनका सुराग मिल जाएगा। दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, गैरी ने कहा। उसके साथ उसने रिसीवर एक धमाके से क्रेडल पर पटक दिया। ये लोग आहत कैसे ट्रेस होंगे? मुझे कोई और तरीका सोचना चाहिए, गैरी ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर वो चौंक पड़ा। अरे वाकई इस तरह ये लोग जल्द ट्रेस हो जाएंगे, उसने बड़बड़ाते हुए कहा और जैसे एक सेलफोन निकाल कर उसे आन किया, फिर उस पर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस जोगम बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। गैरी बोल रहा हूँ जोगम, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? मुआवजा तुम्हारी मर्जी का होगा। गैरी ने कहा, क्या काम है ये तो बताओ, जोगम ने चौंक कर पूछा। ब्लू लाइट क्लब के मालिक और जनरल मैनेजर कार्लिस को जानते हो? गैरी ने कहा, हाँ क्यों? उसकी निगरानी करनी है इस अंदाज में कि उसे मालूम ना हो, लेकिन उसकी निगरानी करने वाले तुम्हारी निगरानी में आ जाएं। गैरी ने कहा, क्या मतलब? मैं समझा नहीं, खुलकर बताओ, जोगम ने हैरत भरे लहजे में कहा। कार्लिस ने मेरे जिम्मे के क्रीमेन और एक सियाफाम अफ्रीकी हबशी को ट्रेस करने का काम लगाया हुआ है, लेकिन इतने बड़े जजीरे पर उन दोनों को ट्रेस करना वैसे तो नामुमकिन है, लेकिन उन्होंने मेरे एक आदमी को ट्रेस कर लिया और उस पर तशद्दुद करके उसे हलाक कर दिया है। लामहला मेरे आदमी ने कार्लिस का नाम लिया होगा, क्योंकि वो सिर्फ मेरा नाम जानता था, क्योंकि मैं अपने आदमी से सिर्फ फ़ोन पर रब्ता रखता हूँ। इसलिए हो सकता है कि ये लोग कार्लिस की निगरानी करें ताकि उसके ज़रिए मुझ तक पहुँच सकें। अगर तुम कार्लिस की निगरानी कराओ तो जो लोग उसकी निगरानी करें या उससे पूछूछ करेंगे वही हमारे मतलूबा आदमी होंगे। हमें उन्हें हर सूरत में पकड़ना है, गैरी ने वजाहत करते हुए कहा। ये काम हो सकता है, लेकिन तुम्हें $50,000 अदा करने होंगे। रिपोर्ट तुम्हें मिलती रहेगी, जोगम ने कहा। ठीक है, मैं भिजवा दूंगा रकम, तुम काम शुरू करो, लेकिन ख्याल रखना ये लोग इंतहाई खतरनाक हैं। गैरी ने कहा, मैंने तो सिर्फ निगरानी करानी है और तुम्हें रिपोर्ट देनी है, इसलिए चाहे वो खतरनाक हो या मासूम, मुझे उससे क्या लेना देना, जोगम ने कहा। ओके, मेरा खसूसी फ़ोन नंबर नोट कर लो, गैरी ने कहा और फिर उसे फ़ोन नंबर बता दिया। ठीक है, मैं अभी काम शुरू कर देता हूँ, तुम रकम भिजवा दो, जोगम ने कहा। उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो गैरी ने सेलफोन ऑफ करके जेब में डाल लिया। जोगम ने यहाँ मुहब्बरी का नेटवर्क कायम किया हुआ था और उसके आदमी ऐसे कामों में बेहद माहिर थे, इसलिए गैरी को यकीन था कि इस अंदाज में वो उन लोगों को ट्रेस कर लेने में कामयाब हो जाएगा। और फिर तकरीबन आधे घंटे बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस गैरी बोल रहा हूँ, जोगम बोल रहा हूँ, कार्लिस को उसके ऑफिस में हलाक कर दिया गया है। दूसरी तरफ से कहा गया तो गैरी बेएहतियात उछल पड़ा। क्या कह रहे हो तुम? ये कैसे मुमकिन है?
तुम्हारे कहने पर मैंने ब्लू लाइट क्लब में मौजूद अपने आदमी से रब्ता किया ताकि वो कार्लिस की वहाँ निगरानी कर सके। तो उसने बताया कि कार्लिस की लाश उसके ऑफिस से मिली है, उसे गोलियां मारकर हलाक किया गया है। मेरे मजीद पूछने पर उसने बताया कि सिर्फ इतना मालूम हो सका है कि 5 अफराद, जिनमें 2 औरतें भी शामिल थी, काउंटर पर आए। ये सब एक्रीमियन थे। उन्होंने कार्लिस से मिलने की बात की, किसी बड़ी रकम की सौदे के बारे में कहा, तो कार्लिस से फ़ोन पर उन्हें मेरे ऑफिस भेजने का कह दिया। वो ऑफिस चले गए। फिर जब वो काफ़ी देर बाद वापस चले गए तो उसके बाद एक काम के सिलसिले में कार्लिस को फ़ोन किया गया, लेकिन फ़ोन अटेंड ना किया गया। तो एक आदमी को ऑफिस भेजा गया। वहाँ कार्लिस की लाश मौजूद थी। फिर पुलिस को कॉल कर लिया गया। अब पुलिस वहाँ मौजूद है। जोगम ने तफसील से बात बताते हुए कहा, अरे वेरी बैड, ठीक है, अब मज़ीद क्या किया जा सकता है? गैरी ने कहा और रिसीवर केडल पर रखकर उसने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। अब क्या होगा? गैरी ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर अचानक एक ख्याल के तहत वो चौंक पड़ा। और ये अच्छा वक्त है कार्लिस के क्लब पर कब्जा करने का, गैरी ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर उसने सोचा कि पुलिस चीफ उसका दोस्त है, इसलिए उसने फौरी तौर पर पुलिस चीफ से मिलकर उससे कार्लिस के क्लब पर कब्जा करने में ताउन की बात की। उसे यकीन था कि भारी रकम के ऑफर पर पुलिस चीफ उसका साथ देगा और वह इस तरह आसानी से क्लब पर कब्जा करके करोड़ों डॉलर्स का मालिक बन जाएगा, क्योंकि कार्लिस ने आज तक शादी की नहीं थी और ना ही से कोई और रिश्तेदार कभी सामने आया था। यही सब सोचते हुए उसने रिसीवर उठाया ही था कि उसे बंद दरवाजे के सामने बाहर से कदमों की तेज़ आवाज़ें सुनाई दी तो वो चौंक पड़ा। इमरान टैक्सी में सवार लॉर्गो नामी इलाके की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। ये इलाका डाशु जजीरे का नो आबाद इलाका था। यहाँ हाल ही में 2 नई रिहायशी कॉलोनियाँ तामीर की गई थी। उन कॉलोनियों को लॉर्ग कॉलोनी फ़ेज़ 1 और लॉर्ग कॉलोनी फ़ेज़ 2 कहा जाता था। इमरान ने लॉर्ग कॉलोनी फ़ेज़ 2 में एक आदमी डेविड से मिलना था। डेविड के बारे में उसे मालूम हुआ कि वो बड़े तवील अरसे से डाशु जजीरे पर रहता चला आ रहा है और वो यहाँ किसी मुनशात स्मगल करने वाली बैनुल-अक़वामी तंजीम का नुमाइंदा था। और ब्लैक मून जो तबाह हो गया, पहले इस डेविड की मलकियत था, लेकिन फिर उससे ये क्लब खरीद लिया गया या उस पर बीटी ने जबरन कब्जा कर लिया। बहरहाल डेविड का ताल्लुक इस क्लब से ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बावजूद डेविड उस क्लब में अक्सर आता जाता रहता था। इसलिए इमरान का ख्याल था कि डेविड से किसी ऐसे आदमी के बारे में मालूमात मिल सकती हैं जो उस लिबार्ट्री के बारे में तफसीलात जानता हो। गो इमरान को लिबार्ट्री के मोहल्ले वकूँ के बारे में अंदाज़ा था, लेकिन उसे ये भी मालूम था कि ब्लैक थंडर इंतहाई बावसाइल तंजीम है। अगर वो कराम्बी जैसे गैर मारूफ और छोटे से इलाके में उनके मुकाबिल कई बावसाइल ग्रुप ला सकती है और सिर्फ मामूली सी बात पर डाशू में अपना सेक्शन हेडक्वार्टर तबाह कर सकती है, तो वहाँ लिबार्ट्री के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो उसने ना जाने किस अंदाज़ के तहफ़्फ़ुज़ात कर रखे होंगे। इसलिए बग़ैर इन इंतज़ामात के बारे में मालूम किए वहाँ जाना खुदकुशी करने के मुतरादिफ़ हो सकता था। इसलिए वो सरतोड़ कोशिश कर रहा था कि इस बारे में मालूमात हासिल कर सके। यहाँ डाशो पहुँचते ही उसे मालूम हो गया था कि ब्लैक मून क्लब को तबाह कर दिया गया और उसका इल्म होते ही वो मज़ीद मोहतात हो गया था। ब्लैक मून क्लब के बारे में उसे एयरपोर्ट पर ही इल्म हो गया था। वहाँ 2 आदमी इस बारे में एक दूसरे से बात कर रहे थे और क्लब की तबाही का सुनते ही इमरान समझ गया कि स्टार्क, जो कि सेक्शन चीफ के बीवी का भाई था, इसलिए स्टार्क पर तशद्दुद का मतलब यही निकल सकता था कि उसे सेक्शन चीफ के बारे में मालूमात हासिल की गई और फिर उसके साथियों के डाशू आने का मतलब साफ यही निकलता था कि वो सेक्शन चीफ से लिबार्ट्री के हिफाजती इंतजाम के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं। इमरान ने जोसेफ को अपनी निगरानी पर लगाया हुआ था, क्योंकि उसे यकीन था कि यहाँ पर भी उन्हें ट्रेस करके हलाक करने की कोशिश की जाएगी। इसलिए वो जोसेफ को इमरान ने अपनी निगरानी पर मामूर किया हुआ था। इस तरह वो दोनों इकट्ठे भी नज़र ना आते कि ट्रेस करने वालों की नज़रों में आ जाएंगे और अगर इमरान को चेक किया जा रहा हो तो उसके बारे में मालूम हो सकेगा। फिर जोसेफ ने एक आदमी को चेक कर लिया। वो इमरान की निगरानी कर रहा था। इमरान कालाज कॉलोनी में गया हुआ था। फिर वहाँ एक वीरान एरिया में जोसेफ ने उस आदमी को घेर लिया और फिर जोसेफ ने अपने महसूस अरबों से चंद लम्हों में ही उससे मालूम कर लिया कि उसका ताल्लुक गैरी से है और गैरी ग्रुप का ताल्लुक कार्लिस से है। कार्लिस ब्लू लाइट क्लब का मालिक और जनरल मैनेजर है, लेकिन वो गैरी के हेडक्वार्टर के बारे में बताने से पहले ही हलाक हो गया। इमरान ने डाशू रवाना होने से पहले ब्लैक ज़ीरो को फ़ोन करके सारी तफसीलात बता दी और उसे कह दिया था कि वो जूलिया और उसके साथियों को कह दें कि वो कराम्बी से डाशू आ जाएं ताकि इमरान यहाँ मालूमात हासिल करके उनके साथ आगे बढ़ सके। फिर जूलिया का फ़ोन आ गया तो इमरान ने जोसेफ के ज़रिए उन्हें पैगाम दिया कि वो कार्लिस से गैरी के बारे में मालूम करके उस ग्रुप का खात्मा कर दें ताकि वो यहाँ डाशू में इत्मीनान से काम कर सके। कौन सी कोठी पर जाना है आपने? अचानक टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी को दाएं हाथ पर मोड़ते हुए कहा। ये लॉर्ड फ़ेज़ 2 है? इमरान ने पूछा। यस सर, टैक्सी ड्राइवर ने जवाब दिया। ओके 61 ने इमरान ने जवाब दिया तो टैक्सी ड्राइवर ने इस बात में सर हिला दिया। इस एरिया में तमाम कोठियाँ नई तामीर शुदा थी और तमाम की तमाम कोठियों की बजाय शाही महल दिखाई दे रहे थे। इमरान को यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो किसी कदीम अलिफ लैला शहर में आ गया हो जहाँ हर तरफ बादशाहों और अम्बरा के आलीशान महल हों। टैक्सी मुख्तलिफ सड़कों से घूमती हुई एक महल नुमा कोठी के गेट पर पहुँच कर रुक गई।
गेट के बाहर 2 मुसल्लह बावर्दी सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे। टैक्सी के रुकते ही वो चौकन्ने हो गए। इमरान टैक्सी से उतरा और गार्ड्स की तरफ बढ़ गया। डेविड से कहो कि वेलिंगटन से बेलोकाज का रॉक्सन आया है। इमरान ने क्रीमी लहजों में दोनों गार्ड से मुहातिब होकर कहा। आपका कार्ड? उनमें से एक ने कदरे मुंह बनाते हुए कहा। कार्ड रखना हमारी शान के खिलाफ है, इमरान ने जवाब दिया। सॉरी जनाब, चीफ से आपकी मुलाकात नहीं हो सकती, आप तशरीफ़ ले जाइए। दरबान के अल्फाज गो महजब थे, लेकिन उसका लहजा बेहद तोहीनामेज़ था। इमरान मुड़ा और उसने जेब से एक बड़ा नोट निकाल के टैक्सी ड्राइवर की गोद में फेंक दिया। तुम जाओ, बाकी तुम्हारी टिप। इमरान ने ड्राइवर से कहा। जनाब, अगर आप चाहें तो मैं रुक जाता हूँ, ड्राइवर ने कदरे परेशान होते हुए कहा। जाहिर है वो दरबान और इमरान की बातें सुन चुका था। मैं कह रहा हूँ कि तुम जाओ, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। यस सर, ड्राइवर ने कहा और टैक्सी मोड़कर उसने आगे बढ़ा दी। दोनों दरबारों के चेहरों पर हैरत उभर आई, क्योंकि उन्होंने तो इमरान को वापस जाने के लिए कहा था, जबकि इमरान ने वापस जाने के बजाय उल्टा टैक्सी वापस भिजवा दी थी। हाँ, अब तुम बताओ, जाकर डेविड को मेरा पैगाम देते हो या नहीं? इमरान ने यकलत दोहराते हुए लहजे में कहा। जनाब, मैंने कह दिया कि बगैर कार्ड के चीफ से मुलाकात नहीं हो सकती, और फिर चीफ टैक्सी में बैठकर आने वाली से तो किसी सूरत भी मिलने के लिए तैयार ना होंगे। वो बड़े बड़े लोगों से मिलने से इनकार कर देते हैं। आप बराए मेहरबानी वापस चले जाइए, दरबान ने बड़े हकारत भरे लहजे में कहा। डेविड अंदर है? जी हाँ चीफ अंदर है, दरबान ने जवाब दिया। इमरान ने जेब से हाथ बाहर निकाला तो उसके हाथ में मशीन पिस्टल था, जबकि दोनों दरबानों के पास मशीन गन्नें तो ज़रूर थी, लेकिन वो उनके कानों से लटकी हुई थी। तुम जाकर इतला देते हो या ट्रैगर दबा दूँ? इमरान का लहजा इस कदर सर्द था कि दरबान इस तरह 2 कदम पीछे हट गया, जैसे इमरान ने बात करने की बजाय उन्हें कोड़ा मार दिया हो। मैं जाता हूँ, एक दरबान ने कदरे खौफजदा लहजे में कहा, और दूसरे लम्हे वो फाटक खोलकर गड़ाब से अंदर गायब हो गया, जबकि दूसरा दरबान बुत बना खड़ा रहा। अगर तुमने कोई गलत हरकत करने की कोशिश की तो एक लम्हे में गोली दिल में उतर जाएगी, समझे? इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। तो दरबान ने सिर्फ इस बात में सर हिला दिया। उसने अपनी जगह से हरकत ना की थी। थोड़ी देर बाद अंदर से भागते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई दी। आने वाले 4-5 अफराद थे। इमरान इत्मीनान से एक साइड पर खड़ा रहा। दूसरे लम्हे एक नाटे कद लेकिन फैले हुए जिस्म का आदमी, जिसने सूट पहन रखा था, तेज़ी से बाहर आया। आपका नाम डेविड है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि उसके लिबास और उसके अंदाज से ही वो समझ गया था कि यही डेविड है। हाँ, मगर तुम कौन हो, और तुमने मेरे दरबान पर असलहा तानने की जुर्रत कैसे की? डेविड ने था इमोशनल से लहजे में कहा। उसके पीछे उस दरबानों के अलावा 2 और मुसल्लह आदमी भी बाहर आ गए थे। उनके हाथों में मशीन गन्नें थी। वेलिंगटन के मेकाटो को जानते हो? इमरान ने सर्द लहजे में कहा। तो इमरान के फिक्रे का रद्दमन इंतहाई हैरत अंगेज जाहिर हुआ। डेविड मेकाटो का नाम सुनते ही बेएहतियात उछल पड़ा। हाँ, मगर, डेविड ने इस बार बौखलाए हुए लहजे में कहा। जब मेकाटो को मालूम होगा कि उसके भेजे हुए आदमी के साथ डेविड ने ये सलूक किया है, तो तुम जानते हो कि क्या होगा? इमरान ने फनकारते हुए लहजे में कहा। अरे, आपको मेकाटो ने भेजा है? आप तो मौजूद मेहमान हैं, आइए मेरे साथ प्लीज़। डेविड की यकलत जून ही बदल गई। उसकी जून बदलते उसके मुहाफिजों के चेहरे यकलत लटक से गए। आइए जनाब, आइए, खुशामदीद, डेविड ने कहा। तेजी से फाटक की तरफ बढ़ गया। इमरान होंठ भींचे हुए उसके पीछे अंदर दाखिल हुआ। फिर वसी और इस एरिया से गुजरकर वो एक बरामदे के कोने में बने हुए बड़े से हाल नुमा ड्राइंग रूम में आ गए। हाल नुमा ड्राइंग रूम इंतहाई कीमती फर्नीचर से सजा हुआ था। तशरीफ़ रखें, डेविड ने कहा। उसके साथ इसने मुड़कर किसी रोबन को आवाज़ दी तो एक दरबान तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ। बेहतरीन शराब ले आओ, डेविड ने कहा। नहीं, मैं शराब सिर्फ महसूस औकात में पीता हूँ, किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। फिर भी कुछ तो होना चाहिए। सॉरी, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं, प्लीज़ बैठ जाइए, इमरान ने कहा। तो डेविड सामने वाले सोफे पर बैठ गया। उसने दरबान को वापस जाने का इशारा कर दिया था और दरबान बाहर चला गया था। मैं शर्मिंदा हूँ जनाब, बस गलत फहमी की वजह से ऐसा हो गया। आप प्लीज़ मेकाटो से इस बारे में कोई जिक्र ना करें, डेविड ने माजरत आमेज़ लहजे में कहा। मिस्टर डेविड, आप अपने दरबानों को समझा दें कि वह आइंदा किसी आने वाले से इस तरह का सलूक ना करें। मैं टैक्सी पर इसलिए आया हूँ कि मैं अपनी शनाख्त जाहिर नहीं करना चाहता था। दूसरी बात यह कि हमें कार्ड वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं होती, और ये भी बता दूँ कि मैं मेकाटो का बॉस हूँ, इमरान ने कहा। तो डेविड बेएहतियात उछल पड़ा। आप मेकाटो के बॉस हैं? मगर, डेविड ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। उसका अंदाज ऐसे था जैसे उसे इमरान की बात पर यकीन ना आ रहा हो। मेकाटो माफिया का डॉन है, जबकि मैं किंग डॉन हूँ। किंग डॉन जानते हैं आप किसे कहते हैं? जो माफिया का डायरेक्टर होता है। हम लोग सामने नहीं आते, इमरान ने कहा। तो डेविड यकलहत उछल कर नीचे झुका और उसने इमरान के दोनों पैर पकड़ लिए। फॉर गॉड सेक, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दिए, मुझे मालूम ना था कि आप इतने बड़े आदमी हैं। डेविड की हालत यकलहत तबाह हो गई थी। उसका जिस्म खौफ से कांप रहा था। मैंने आपको माफ़ कर दिया है तो आप जिंदा हैं, और देख लें अभी तक आपके तमाम दरबान भी जिंदा हैं, वरना शायद अब तक आप और आपके दरबानों समेत आपकी ये कोठी मेज़ाइलों से तबाह हो चुकी होती। बैठ जाइए, इमरान ने उसे बाजू से पकड़कर उठाते हुए कहा।
थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आपका अदना हादिम हूँ, आप तो किंग डॉन है। सोफे पर बैठने के बावजूद डेविड की हालत खासी तबाह नज़र आ रही थी। अब तक काफ़ी वक्त ज़ाया हो गया है, मैंने आपसे चंद मालूमात हासिल करनी है, इसलिए मुझे आपके पास आना पड़ा है। इमरान ने यकलौत इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। जनाब, आप हुक्म फरमाइए, मुझे तो आपकी खिदमत करके ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशी मिलेगी और मैं फ़ख्र से सर उठाकर कह सकूँगा कि मेरी किंग डॉन से मुलाकात हो चुकी है। डेविड ने इस बार इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। यहाँ ब्लैक मून नामी क्लब था जो अब तबाह कर दिया गया है। ब्लैक मून क्लब आपकी मलकियत था, फिर ये क्लब एक बैनुल अक़वामी तंजीम ब्लैक थंडर ने आपसे हासिल कर लिया। किस तरह किया उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। उस क्लब के नीचे तहखानों में ब्लैक थंडर का एक सेक्शन हेडक्वार्टर कायम किया गया था और आप वहाँ आते जा रहे रहते थे। क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? इमरान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। जी हाँ, आपकी इतला दुरुस्त है। ये क्लब पहले मेरी मलकियत था, फिर बीटी ने मुझे उसके लिए बहुत भारी रकम की ऑफ़र कर दी क्योंकि उसके नीचे 2 बड़े बड़े तहखाने थे जिनके अलहदा खुफिया रास्ते थे। मैंने इस ऑफ़र को कबूल करके ये क्लब उन्हें फ़रोख्त कर दिया। बीटी का सेक्शन ब्लैक यहाँ कायम हुआ जिसका चीफ होशो को बनाया गया। होशो मेरा दोस्त भी था और क्लास फेलो भी, उससे मेरे बहुत करीबी ताल्लुकात थे, इसलिए मैं अक्सर वहाँ आता जाता रहता था। अब अचानक उस पूरे क्लब को तबाह कर दिया गया है और होशो और उसके तमाम आदमी इस तबाही में हलाक हो चुके हैं। डेविड ने इस बार संभल कर और ठहरे हुए लहजे में जवाब देते हुए कहा। अब सोच समझकर जवाब देना। होशो के तहत शुमाली अफ्रीका में एक लिबार्टी थी। होशो का सेक्शन ब्लैक उसका इंचार्ज था। क्या तुम्हें इस बारे में मालूम है? इमरान ने पूछा। यह से मुझे खुद होशो ने बताया था, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं और ना मैंने मज़ीद कभी कुछ पूछा था, डेविड ने जवाब दिया। क्या होशो उस लिबार्टी में आता जाता रहता था? इमरान ने पूछा। नहीं, बल्कि होशो अपनी जगह ज़रूरत पड़ने पर एंथनी को भेजा करता था। मेरे सामने कई बार उसने एंथनी को बुलाकर उसे हिदायत देकर लिबार्टी भिजवाया था, डेविड ने कहा। क्या यह एंथनी भी क्लब की तबाही में हलाक हो गया है या नहीं? इमरान ने पूछा। नहीं जनाब, एंथनी की लाश तो नहीं मिली, डेविड ने कहा। उस एंथनी को अगर तलाश करना हो तो कहाँ किया जाए? इमरान ने पूछा। जनाब, मुझे तफसील का तो इल्म नहीं, अलबत्ता इतना मालूम है कि कास्मिक क्लब का मैनेजर कार्सन एंथनी का भाई है, उसे एंथनी के बारे में सब कुछ मालूम होगा, डेविड ने कहा। ये कार्सन तुम्हारे बारे में जानता होगा? इमरान ने कहा। यस सर, बहुत अच्छी तरह से, डेविड ने जवाब दिया। तुम उसे फ़ोन करो और उससे पूछो कि एंथनी कहाँ है और उससे कहाँ मुलाकात हो सकती है, और साथ ही लाउडर का बटन भी प्रेस कर देना, इमरान ने कहा। तो डेविड ने असबात में सर हिलाते हुए मेज़ पर मौजूद फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। कास्मिक क्लब राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। डेविड बोल रहा हूँ, कार्सन से बात कराओ, डेविड ने कदले तहकुमाना लहजे में कहा। यह सर, होल्ड करें सर, दूसरी तरफ से इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा गया। ये सर, होल्ड करें सर, दूसरी तरफ से इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा गया। हेलो, कार्सन बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। डेविड बोल रहा हूँ कार्सन, डेविड ने पहले की तरह तहकुमाना लहजे में कहा। ओ, आप फरमाइए, दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया। जाहिर है डेविड माफिया का बड़ा आदमी था और यहाँ सब उसके बारे में जानते होंगे। तुम्हारा भाई एंथनी कहाँ होगा? डेविड ने पूछा। एंथनी तो बीमार है जनाब, अपने घर पर है, दूसरी तरफ से कहा गया। और उसका घर कहाँ है? डेविड ने पूछा। तो दूसरी तरफ से एड्रेस बता दिया गया। उसका फ़ोन नंबर पूछो, इमरान ने आहिस्ता से कहा। उसका फ़ोन नंबर क्या है? डेविड ने पूछा। तो दूसरी तरफ से नंबर भी बता दिया गया। तो इमरान के इशारे पर डेविड ने थैंक यू कहकर रिसीवर रख दिया। अब एंथनी को फ़ोन करो और उसे यहाँ बुलाओ, उसे भारी रकम देने की बात करोगे तो वो बीमारी के बावजूद यहाँ आ जाएगा, इमरान ने कहा। तो डेविड ने इस बात में सर हिला दिया और फिर फ़ोन का रिसीवर उठाकर उसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। यस, राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। मैं डेविड राल्फ बोल रहा हूँ, एंथनी से बात कराओ, डेविड ने उसी तरह तहकुमाना लहजे में कहा। जी, मैं एंथनी बोल रहा हूँ जनाब, दूसरी तरफ से कहा गया। मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ गई है, तुमसे चंद मालूमात हासिल करनी है और इसके लिए तुम्हें भारी मुआवजा नकद दिया जाएगा। मैंने तुम्हारे भाई कार्सन को फ़ोन करके तुम्हारा ये फ़ोन नंबर हासिल किया और ये भी मुझे बताया गया कि तुम बीमार हो। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें लेने के लिए अपनी कार भिजवा दूँ। तुम बीमार हो इसलिए ये भारी रकम तुम्हारे काम आएगी, डेविड ने कहा। जनाब, आपकी मेहरबानी है जनाब, मैं हाजिर हूँ, दूसरी तरफ से एंथनी ने इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा। ठीक है, मैं कार भिजवा रहा हूँ, तुम आ जाओ, डेविड ने कहा और रिसीवर रखकर उसने मेज़ की साइड पर लगा हुआ एक बटन प्रेस कर दिया। चंद लम्हों बाद एक मुसल्लह आदमी मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ। ड्राइवर को बुलाओ, डेविड ने तेज़ लहजे में कहा। यस सर, मुलाजिम ने मोदबाना लहजे में कहा और वापस चला गया। थोड़ी देर बाद एक बावर्दी ड्राइवर अंदर दाखिल हुआ और उसने बड़े मोदबाना अंदाज में सलाम किया। एक एड्रेस समझ लो, तुमने वहाँ से एक आदमी एंथनी को लेकर यहाँ आना है, डेविड ने कहा। यस सर, ड्राइवर ने कहा। तो डेविड ने उसे एंथनी का एड्रेस समझाना शुरू कर दिया। अच्छी तरह से समझ गए हो? डेविड ने पूछा। यस सर, ड्राइवर ने जवाब दिया।
जाओ और जल्द से जल्द वापस आओ, डेविड ने कहा तो ड्राइवर सर हिलाता हुआ वापस चला गया। एंथनी यकीनन बीमारी की वजह से बच गया होगा, वरना वो भी क्लब की तबाही में ही हलाक हो जाता, डेविड ने कहा। जरूरी नहीं कि एंथनी वहाँ मुलाजिम हो और क्लब में रहता हो, ऐसे मामलात में गैर मुतालिक आदमी को सामने लाया जाता है। इमरान ने सर्द लहजे में जवाब देते हुए कहा तो डेविड ने इस अंदाज में सर हिला दिया जैसे वाकई वो इमरान की जहानत की दाद दे रहा हो। जूलिया और उसके साथी 2 टैक्सियों में सवार होकर ब्लू लाइट क्लब से सीधे रिहायशी कॉलोनी अल्फ्रेड के पहले चौक पर वाक़या रेस्टोरेंट के सामने ड्रॉप हो गए। टैक्सियां उन्होंने ब्लू लाइट क्लब से काफ़ी फासले पर जाकर हायर की थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि कार्लिस की लाश सामने आते ही उन्हें पूरी शिद्दत से तलाश किया जाएगा। गो सफदर ने तजवीज़ दी थी कि पहले किसी होटल में जाकर क्लब वाले मेकअप तब्दील कर लिए जाए, लेकिन जूलिया ने यह तजवीज़ मुस्तरद कर दी थी, क्योंकि उसका ख्याल था कि कार्लिस की मौत की खबर मिलते ही गैरी गायब भी हो सकता है। इसलिए उसका ख्याल था कि पहले उस गैरी को कवर कर लिया जाए और फिर आगे की कार्रवाई की जाए। और जूलिया की इस तजवीज़ की तायद सफदर समेत सबने कर दी थी, इसलिए उन्होंने क्लब से कुछ फासले पर जाकर टैक्सियां हायर की और उन्हें अल्फ्रेड कॉलोनी जाने का कह दिया। दोनों टैक्सियां थोड़ी देर बाद एक मज़ाफ़ाती कॉलोनी पहुंच गई। कॉलोनी के आगाज़ में एक रेस्टोरेंट मौजूद था, चनाचे जूलिया ने वहीं ड्रॉप होने का फ़ैसला कर लिया, ताकि अगर बाद में टैक्सी ड्राइवरों से उसके बारे में मालूमात हासिल की जाए तो यहाँ से आगे ना बढ़ सकें। चनाचे रेस्टोरेंट के सामने ड्रॉप होकर वो रेस्टोरेंट में चले गए। रेस्टोरेंट का हाल ही था। वो पांचों एक कोने की मेज़ पर बैठ गए और उन्होंने हार्ड कॉफ़ी मंगवा ली। फिर हार्ड कॉफ़ी पीने के बाद वो रेस्टोरेंट से बाहर आ गए और थोड़ी देर बाद वो उस कोठी तक पहुंच गए जिसके बारे में कार्लिस ने उन्हें बताया था कि वहाँ गैरी का ऑफिस है। ये एक दरमियाने दर्जे की कोठी थी। इसकी एक साइड रुकब में कोठियाँ थी। कोठी का फाटक बंद था। हमें साइड गली से अंदर जाना चाहिए, जूलिया ने कहा। तुम लोग जहाँ ठहरो, मैं साइड गली से जाकर कार्रवाई करता हूँ, तन्वीर ने बेचैन से लहजे में कहा। लेकिन तुम्हें तो गैरी को भी हलाक कर देना है, जबकि हमने गैरी से उसी ग्रुप के बारे में मालूमात हासिल करनी है, जूलिया ने कहा। तो तनवीर बेएहतियात हंस पड़ा। क्या तुम मुझे अहमक समझती हो? मैं गैरी को मालूम ही ना होने दूंगा कि अंदर कोई कार्रवाई हुई है, तनवीर ने कहा। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, आओ, सफदर ने कहा। फिर वो दोनों ही सड़क क्रॉस करके साइड गली में दाखिल होकर उनकी नज़रों से ओझल हो गए। ये लोग तरबियत याफ्ता है, इसलिए पूरी तरह चौकन्ना होंगे, सालिया ने कहा। सफदर साथ है, वो सब संभाल लेगा, जूलिया ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। तो सालिया ने असबात में सर हिला दिया। हमें इधर उधर हो जाना चाहिए, हो सकता है कि कोठी के अंदर से बाहर की निगरानी हो रही हो, कैप्टन शील ने कहा। मैंने चेक कर लिया है, कोई निगरानी नहीं हो रही, जूलिया ने हतमी लहजे में जवाब दिया। वो सड़क के पार दरख्तों के नीचे मौजूद बेंचों पर इस तरह बैठे हुए थे जैसे चलते चलते थक कर बैठ गए हों। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद छोटा फाटक खुला और सफदर बाहर आ गया। उसने महसूस अंदाज में हाथ हिलाया और वापस अंदर चला गया। तो जूलिया और उसके साथी उठे और सड़क क्रॉस करके वो फाटक की तरफ बढ़ते चले गए। अंदर कितने आदमी हैं? जूलिया ने अंदर दाखिल होते ही सफदर से पूछा, जो फाटक के करीब खड़ा था। सिर्फ 2 आदमी थे, दोनों को बेहोश कर दिया गया है, सफदर ने जवाब दिया। गैरी मौजूद है या नहीं? जूलिया ने चौंक कर पूछा। एक आदमी ऑफिसनुमा कमरे में था, उसने फायर करने की कोशिश भी की, लेकिन तनवीर को तो तुम जानती हो, ऐसे मौक़ों पर उसके जिस्म में बिजली भर जाती है, इसलिए उसने पलक झपकाने में उसको बेहोश कर दिया। मेरा ख्याल है कि वही गैरी है, दूसरा उसका सेक्रेटरी होगा, सफदर ने कहा। तो जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। अंदर तनवीर भी मौजूद था। चंद लम्हों बाद वो उस ऑफिस में पहुंच गए जिसका जिक्र सफदर ने किया था। वहाँ फर्श पर बिछे हुए कालीन पर एक आदमी टेढ़े मेढ़े अंदाज में पड़ा था। उसे उठाकर किसी बड़े कमरे में ले आओ और दूसरे आदमी को भी वहीं ले जाओ, जूलिया ने कहा और मुड़कर ऑफिस से बाहर आ गई। किसी भी वक्त यहाँ कोई भी आ सकता है, इसलिए हमें बाहर निगरानी रखनी चाहिए, कैप्टन शील ने कहा। हाँ ठीक है, तुम और तनवीर बाहर का ख्याल रखो, जूलिया ने कहा। फिर उसकी हिदायत पर अमल हो गया। दोनों बेहोश अफराद को बड़े हाल में कुर्सियों पर रस्सियों से बांध दिया गया था, जबकि कैप्टन शील और तनवीर बाहर चले गए थे। सफदर, तुम पहले इस ऑफिस वाले आदमी को होश में ले आओ और फिर उसके हुक्म में खड़े हो जाना। ये तरबियत याफ्ता है, इसलिए ऐसा ना हो कि ये रस्सियाँ खोल लें, जूलिया ने कहा। तो सफदर ने इस बात में सर हिलाया। इसके साथ ही आगे बढ़कर उसने एक आदमी का नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जब उसके जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने शुरू हो गए तो उसने हाथ हटाया, फिर घूमकर वो कुर्सियों के हुक्म में खड़ा हो गया, जबकि जूलिया और सारिया दोनों सामने कुर्सियों पर बैठी हुई थी। चंद लम्हों बाद उस आदमी ने कराहते हुए आंखें खोली और उसके साथ उसने लाशऊरी तौर पर एक झटके से उठने की कोशिश की, लेकिन बंदा होने की वजह से वो सिर्फ कसमसा कर ही रह गया। ये क्या है? क्या मतलब? तुम कौन हो और मुझे क्यों बांधा गया है? उस आदमी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। वो इस तरह इधर उधर देख रहा था जैसे उसे समझ ना आ रहा हो कि वो कहाँ है और क्यों इस हालत में है। तुम्हारा नाम गैरी है? जूलिया ने ठहरे हुए लहजे में पूछा। हाँ, मगर तुम कौन हो? क्या मतलब, तुम लोग अंदर कैसे आ गए? ये नॉर्मन क्यों बेहोश है? गैरी ने साथ बैठे हुए दूसरे आदमी की तरफ देखते हुए कहा। तुम्हारे ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं? जूलिया ने पूछा।
ग्रुप? कौन सा ग्रुप? क्या कह रही हो तुम? कौन हो? पहले अपने बारे में तो बताओ। गैरी ने इस बार काफ़ी कदरे संभले हुए लहजे में पूछा। ब्लू लाइट क्लब के मालिक और जनरल मैनेजर कार्लिस के तहत कायम गैरी ग्रुप, जूलिया ने संजीदा लहजे में जवाब दिया तो गैरी बेएहतियात चौंक पड़ा। उसकी आंखों में एक जकलह चमक सी आ गई। तुम तक इत्तला कैसे पहुंच गई और कब पहुंची? एक कैरेबियन और एक अफ्रीकी निजात देव हैकल हबशी की तलाश थी। उन्होंने लाजमन कार्लिस का घेराव करना था, इसलिए मैंने एक निगरानी करने वाले ग्रुप से कहा कि वो कार्लिस की मुस्तकिल निगरानी कराए और जैसे ही कोई कार्लिस की निगरानी करे या उससे पूछ करे तो फिर उनकी निगरानी की जाए और मुझे इतला दी जाए। लेकिन थोड़ी देर बाद ही ग्रुप के इंचार्ज ने फ़ोन करके मुझे बताया कि कार्लिस को उसके ऑफिस में हलाक कर दिया गया और उसको हलाक करने वाली 2 औरतें और 3 मर्द शामिल हैं। मेरे लिए ये सुनहरी मौका था। मैं कार्लिस के क्लब पर कब्जा कर सकता था। मैं उसके लिए अपने एक दोस्त को फ़ोन करने ही वाला था कि एक नामानूस बू मेरी नाक से टकराई और मुझे होश न रहा। अब मैं यहाँ हूँ। सारा कुछ जानने के बाद जूलिया ने कहा, सुनो गैरी, अब तुम अपने सब हेडक्वार्टर में रॉबिन्सन को फ़ोन करोगे और उसे कहोगे कि वो जजीरे पर मौजूद अपने तमाम साथियों को सब हेडक्वार्टर में कॉल करे और तुम 1 घंटे बाद वहाँ आकर उन सबको खुसूसी हिदायत दोगे। जूलिया ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? इसका मतलब है कि तुम पूरे ग्रुप का खात्मा करना चाहती हो? गैरी ने यकला थोन चबाते हुए कहा, फैसला तुमने खुद किया है कि तुम्हें सिर्फ अपनी ज़िंदगी अजीज है। बाकी रही तुम्हारे ग्रुप की बात, तो अगर तुम्हारी ज़िंदगी रहेगी तो तुम्हारा दूसरा ग्रुप भी बन सकता है और अगर तुम इनकार करोगे तो हमारे लिए कोई मसला नहीं। सिर्फ रकम हमें नहीं मिलेगी, ग्रुप का खात्मा तो बहरहाल हम कर ही देंगे, लेकिन फिर तुम भी अपनी ज़िंदगी से महरूम हो जाओगे। जूलिया ने कहा, तो मेरा ख्याल ठीक है, तुम इस तरह गैरी ग्रुप का खात्मा करना चाहते हो, फिर यकीनन तुम मुझे भी ज़िंदा ना छोड़ोगी। गैरी ने कहा, मैं अपनी बात बार बार दोहराने की आदी नहीं हूँ। मैं 5 तक गिनूंगी। अगर तुम ताउन करने पर आमादा हुए तो ठीक है, वरना मैं फायर खोल दूंगी। हाँ, फैसला हाँ या ना में करना। जूलिया ने इंतहाई सफाक लहजे में कहा और उसके साथ उसने रुक रुक कर गिनती शुरू कर दी। रुक जाओ, मैं ताउन करूंगा, रुक जाओ, गैरी ने यकला चीखते हुए कहा, क्योंकि उसे जूलिया के चेहरे पर फैल जाने वाली सफाक और उसकी आंखों में उभर आने वाली वहशियाना चमक देखकर यकीन हो गया था कि वो वाकई फायर खोल देगी। मार्शल, उसे जो नंबर बताया है वो प्रेस करके रिसीवर उसके कान से लगा दो और सुनो गैरी, अगर तुमने कोई इशारा दिया तो तुम दूसरे लम्हे ज़िंदगी से महरूम हो जाओगे। जूलिया ने कहा, 1 मिनट मेरी बात सुन लो, फिर तुम जैसे कहोगे मैं वैसे ही करूँगा। गैरी ने कहा, मैं कोई बात सुनने के मूड में नहीं हूँ, समझे? जूलिया ने गर्राते हुए लहजे में कहा, प्लीज़ सिर्फ एक बात, मुख्तसर सी। गैरी ने मिन्नत भरे लहजे में कहा, बताओ क्या कहना चाहते हो? जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें तुम्हारी डिमांड के मुताबिक दौलत दे दूं तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझे और मेरे ग्रुप को जिंदा छोड़कर वापस चली जाओ? गैरी ने कहा, तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारी जगह मैं खुद अपने साथियों से मेरी मौत के घाट उतर जाऊं? जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं ये तो नहीं कह रहा। गैरी ने चौंक कर कहा, फिर और क्या कह रहे हो? हमारा चीफ तुमसे ज़्यादा सख्त है, उसे फ़ौरन इत्तला मिल जाएगी कि हम अपने मिशन में नाकाम रहे हैं, जिसके नतीजे में हमारी मौत के अहकाम दे दिए जाएंगे और फिर हमें वो पाताल से भी तलाश करके हलाक कर देगा। इसलिए ये बात जहन से निकाल दो। अपनी ज़िंदगी और मौत के बारे में फ़ैसला करो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। और फिर वैसे भी अगर तुम्हारी ज़िंदगी बाकी ना रही तो तुम्हारा ग्रुप और रॉबिन्सन क्या फ़ायदा पहुंचा सकेंगे तुम्हें? जूलिया ने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी ऑफ़र मंजूर है, लेकिन तुम पहले हल्फ दो कि मुझे ज़िंदा छोड़ दोगी। मेरी बात ही मेरा हल्फ है और अब मज़ीद वक्त ज़ाया मत करो, मैं 3 तक गिन चुकी हूँ। जूलिया ने सख्त लहजे में कहा, ठीक है, मैं फ़ोन करता हूँ, कराओ मेरी बात। गैरी ने कहा तो सफदर ने फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज़ सुनाई देने लगी तो सफदर ने रिसीवर गैरी के कान से लगा दिया। यस, राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। गैरी बोल रहा हूँ, गैरी ने सर्द और तहकुमाना लहजे में कहा। यस बॉस, रॉबिन्सन बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से चौंक कर लेकिन मोदबाना लहजे में कहा गया। रॉबिन्सन, अपने तमाम ग्रुप को सब हेडक्वार्टर में कॉल करके इकट्ठा करो, मैं 1 घंटे में वहाँ पहुँच कर नई हिदायत जारी करूँगा। गैरी ने कहा। लेकिन बॉस, रॉबिन्सन कुछ कहते कहते रुक गया। मैं तुम्हारी उलझन समझता हूँ, इससे पहले मैं तमाम हिदायत तुम्हारे जरिए ग्रुप तक पहुँचाया करता था, लेकिन इस बार जो मसला सामने है वो तुम समेत तो सारे ग्रुप से डिस्कस करके हिदायत देना चाहता हूँ। गैरी ने होती रॉबिन्सन की बात की वजाहत करते हुए कहा, ठीक है बॉस, मैं 1 घंटे बाद खुद वहाँ आऊँगा, ओके। गैरी ने कहा तो सफदर ने रिसीवर कान से उठाकर उसे कैडल पर रखा और फ़ोन भी एक साइड पर मौजूद तपाई पर रख दिया। ओके, तुमने वाकई मेरे हाथों अपनी ज़िंदगी बचा ली है, जूलिया ने उठते हुए कहा। मुझे खोल दो ताकि मैं तुम्हें गारंटीड चेक दे सकूं। गैरी ने कदरे इत्मीनान भरे लहजे में कहा। नहीं, ग्रुप की तादाद 7 है और उन सबको इकट्ठे होने में बहरहाल 1 घंटा लग ही जाएगा, जूलिया ने कहा तो सबने इस बात में सर हिला दिया। सफदर वापस उस कमरे में चला गया जहाँ गैरी की लाश और फ़ोन मौजूद था। उसे फ़ोन का रिसीवर अलहदा
रखने की बजाय साकर से उसका प्लग निकाल कर फिर वापस उस कमरे में पहुंच गया जहां मेन फ़ोन मौजूद था। उसने फ़ोन का रिसीवर उठाकर एक तरफ रख दिया और फिर एक अलमारी खोलकर उसने उसमें मौजूद असलहे का एक बड़ा पैकेट निकाला। उसे खोलकर उसमें से एक मेगा बम निकालकर उसने उस पर 1 घंटे बाद का टाइम सेट किया और उसे अलमारी के ऊपर में रखकर पैकेट में से उसका डी चार्जर निकालकर जेब में डाल लिया। ये असलहा वो पहले ही यहाँ चेक कर चुका था। तुमने देर लगा दी, क्या हुआ था? जूलिया ने उसकी आमद पर तशवीश भरे लहजे में कहा। कुछ नहीं, मैंने मेन फ़ोन का रिसीवर हटा दिया और जहाँ वायरलेस चार्जर मेगा बम भी लगा दिया है ताकि सब हेडक्वार्टर के बाद उसको भी उड़ा दिया जाए, सफदर ने जवाब दिया। और अच्छा ठीक है, आओ फिर निकल चलें, जूलिया ने कहा तो सबने इस बात में सर हिला दिए। ये काम मेरा नहीं, मार्शल का है। मार्शल ने अपना काम कर लिया, अब तुमने अपना काम करना है, जूलिया ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गई, जबकि सफदर ने बिजली की सी तेज़ी से जेब से मशीन पिस्टल निकाला। फिर इससे पहले कि गैरी एहतजाज के तौर पर कुछ कहता, सफदर ने ट्रैगर दबाया और गोलियां बारिश की सूरत में गैरी के सीने पर पड़ी। उसकी हालत से कबनाक चीख निकली और वो बंदी हुई हालत में चंद लम्हे तड़पने के बाद साकत हो गई, जबकि जूलिया मुड़े बगैर तेज से कदम उठाती कमरे से बाहर निकल गई। चंद लम्हा बाद सफदर और सालिया भी बाहर आ गए। अब 1 घंटा गुजारना पड़ेगा, सफदर ने कहा। तुम फ़ोन का रिसीवर उठाकर एक तरफ रख दो। हमने ये 1 घंटा यहाँ नहीं गुजारना, बल्कि रॉबिन्सन के उस सब हेडक्वार्टर की निगरानी करनी है। हमें उस ग्रुप की तादाद का इल्म है। जब ये सब लोग वहाँ पहुँच जाएंगे तो हमने मिसाइलों से सब हेडक्वार्टर को उड़ा देना है, जूलिया ने कहा। और अगर इस दौरान उस रॉबिन्सन ने यहाँ फ़ोन किया और कॉल अटेंड ना हुई तो वो चौंक भी सकता है, सफदर ने कहा। लेकिन हम मज़ीद 1 घंटा उसे जिंदा ना रख सकते थे, बाजी किसी भी वक्त पलट सकती थी। करता रहे फ़ोन, जूलिया ने कहा। तुमने 1 घंटा ज़्यादा दे दिया है, तनवीर ने कहा। डेविक अपने ऑफिस में मौजूद था। उसने अपने सेक्शन के 10 अफराद को और लॉर्गो शहर और शहर में आने वाली रियासतों पर बाकायदा पहरे पर लगा रखा था, जबकि सरदार बातू की मखसूस फोर्स भी पूरे शहर में फैली हुई थी। उसके साथ साथ पैगी ने भी अपने सेक्शन के 8 अफराद को अपने तौर पर बड़े बड़े होटलों, क्लबों और जुवेखानों में तैनात कर रखा था, लेकिन अभी तक किसी किस्म का कोई मशकूक ग्रुप उनकी नज़रों में न आया था। वो इस सिलसिले में सख्त परेशान थे। डेविक का राब्ता जंगल में तैनात आदमियों से भी मुसलसल रहता था, लेकिन वहाँ किसी किस्म का मशकूक नकलो हरकत सामने ना आई थी। दोनों जगहों पर पुरअसरार खामोशी तारी थी और इसी खामोशी की वजह से डेविक बेहद बेचैन हो रहा था। सेक्शन हेडक्वार्टर की तरफ से भी कोई इतला ना दी गई थी कि करामबी में हो क्या रहा है। वो बैठा यही बात सोच रहा था कि सामने मौजूद फ़ोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, डेविक बोल रहा हूँ, डेविक ने कहा। पैगी बोल रही हूँ, डेविक। दूसरी तरफ से पैगी की आवाज़ सुनाई दी। कोई खास बात? डेविक ने चौंक कर पूछा। मैंने खामोशी से तंग आकर करामबी में एक आदमी को फ़ोन करके कहा था कि वो मालूम करे कि पाकिस्तानी एजेंट वहाँ कर क्या रहे हैं। ये आदमी मुहम्मरी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क चलाता है और करामबी में होने वाले हर वाक़या का उसे बाखूबी इल्म होता है। उसने मुझे बताया कि बहुत से ज़ख्मी पाकिस्तानी एजेंट एक चार्टर्ड तैयारी से वापस पाकिस्तान चले गए हैं और 2 एजेंट जजीरा डाशो चले गए हैं, पैगी ने कहा। वापस चले गए हैं और सिर्फ 2 एजेंट डाशो गए हैं? क्या मतलब, क्या ये पूरा ग्रुप यहाँ नहीं आएगा? डेविक ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। अब मैं क्या कह सकती हूँ, सेक्शन हेडक्वार्टर कॉल करेगा तो कुछ पता चलेगा, पैगी ने जवाब दिया। ठीक है, अब क्या किया जाए? वैसे मेरा ख्याल है कि कोई लंबी गड़बड़ हो रही है, वरना इस मुखबरी करने वाले ग्रुप की तमाम हालात का इल्म है, हालांकि उनसे उसका बराह रास्त ताल्लुक भी नहीं। सेक्शन हेडक्वार्टर को तो तमाम हालात का बाखूबी इल्म होगा, लेकिन उसने अभी तक हमसे कोई रब्ता नहीं किया, तो इसका मतलब है कि मामलात हमारी तवक्का से ज़्यादा गड़बड़ है, डेविक ने जवाब देते हुए कहा। अगर सेक्शन हेडक्वार्टर की कॉल आए तो मुझे ज़रूर बताना, मैं तो अब इंतहाई बोर हो गई हूँ, पैगी ने कहा। उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो डेविक ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। अगर पैगी को मिलने वाली रिपोर्ट दुरुस्त है तो फिर वाकई ये मामला कम से कम हमारी हद तक ख़त्म हो गया है, डेविक ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, डेविक बोल रहा हूँ, डेविक ने कहा। स्पेशल कॉल। दूसरी तरफ से खड़खड़ाती हुई आवाज़ सुनाई और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो डेविक बेएहतियात उछल पड़ा, क्योंकि ये आवाज़ सेक्शन हेडक्वार्टर की नहीं थी। इस आवाज़ को सुनकर यूँ महसूस हो रहा था जैसे गरारियाँ आपस में रगड़ खा रही हों और उसमें से आवाज़ पैदा हो रही हो। उसने रिसीवर रखकर मेज़ की दराज खोली और उसमें मौजूद एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल नुमा आला निकालकर मेज़ की दराज बंद की। फिर उसे मेज़ पर रखकर उसने उससे निकलने वाली एक तार का पिन फ़ोन से मुंसलिक कर दिया। इसके साथ ही फ़ोन पर एक छोटा सा सुर्ख रंग का बल्ब जल उठा। डेविक को मालूम था कि अब इस फ़ोन पर होने वाली कॉल को ना दुनिया का कोई आला कैच कर सकता था, ना इस पर होने वाली गुफ्तगू किसी को समझ में आएगी, और ना ही इस आले की वजह से कॉल करने वाले और जहां कॉल रिसीव हो रही हो उन मुकामात का पता चलाया जा सकेगा। चंद लम्हा बाद फ़ोन की घंटी एक बार फिर बज उठी तो डेविक ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। सेकंड हेडक्वार्टर कॉलिंग। दूसरी तरफ से वही गरारियों वाली आवाज़ सुनाई दी। यस सर, लेकिन सर पहले तो सेक्शन हेडक्वार्टर रब्ता करता था जनाब। डेविक से ना रहा गया तो वो पूछ पड़ा।
सेक्शन हेडक्वार्टर ख़त्म कर दिया गया है क्योंकि उसके बारे में पाकिस्तानी एजेंटों ने मालूमात हासिल कर ली थी। अब तमाम मामलात सेकंड हेडक्वार्टर ने बराह रास्त अपने हाथ में ले लिए हैं। वही गरारियों से निकलने वाली महसूस आवाज़ में जवाब दिया गया। ये सर, क्या ये सेक्शन हेडक्वार्टर डाशो में था जनाब? डेविक ने पूछा। हाँ, दूसरी तरफ से मुख्तसर सा जवाब दिया गया। पैगी ने एक मुखबरी करने वाली एजेंसी से मालूमात हासिल की हैं। उसे बताया गया है कि ज़ख्मी पाकिस्तानी एजेंट एक चार्टर तैयारी से वापस पाकिस्तान चले गए हैं और 2 पाकिस्तानी एजेंट डाशू चले गए हैं, डेविक ने अजहुद वजाहत करते हुए कहा। पैगी ने तुमसे जो कुछ कहा वो सेकंड हेडक्वार्टर को मालूम है, लेकिन सेकंड हेडक्वार्टर तुम्हें तमाम इतलात मुहैया करने का पाबंद नहीं। दूसरी तरफ से बोलने वाले का लहजा मज़ीद करख्त हो गया। यस सर, डेविक ने बेएहतियात कांपते हुए लहजे में कहा। अब गौर से सुनो, सेक्शन हेडक्वार्टर पाकिस्तानी एजेंटों के मुकाबले पर तुम्हें और पैगी को फ्रंट लाइन पर लाया है। इस फैसले को सेकंड हेडक्वार्टर ने भी मंजूर कर लिया है। इसलिए अब तुम दोनों ने ही पाकिस्तानी एजेंटों के मुकाबले पर काम करना है और उसके लिए तुम्हें इंतहाई जदीद तरीन मशीनरी भिजवाने का भी फैसला कर लिया गया है, क्योंकि पाकिस्तानी एजेंट बेहद तेज़ और फाल हैं। उन्होंने कराम्बी और डाशो में सेक्शन हेडक्वार्टर की तमाम एजेंटों को ख़त्म कर दिया है, हत्ता कि उनकी वजह से मेन हेडक्वार्टर को डाशो में मौजूद सेक्शन हेडक्वार्टर को भी ब्लास्ट करना पड़ा। इसलिए ये फैसला किया गया है कि तुम्हें इंतहाई जदीद तरीन मशीनरी भिजवाई जाए ताकि तुम उन तमाम एजेंटों का खात्मा कर सको। और तुम्हें ये भी बता दिया जाए कि पाकिस्तानी एजेंट एक और टीम बराह रास्त डाशो पहुंची है और वहाँ उन्होंने हमारे एजेंटों के पूरे ग्रुप का खात्मा कर दिया है। उस टीम में 2 औरतें और 3 मर्द शामिल हैं, जबकि 2 एजेंट कराम्बी से डाशो पहुंचे हैं। उनमें एक तो पाकिस्तानी है जबकि दूसरा देव हैकल हबशी है। इस तरह ये पूरा ग्रुप 4 एशियाई मर्दों, 2 औरतों और 1 देव हैकल अफ्रीकी हबशी पर मबनी है। ये सब तेज़ी से मेकअप तब्दील करते रहते हैं और उनका मेकअप ऐसा होता है कि जो सुपर मेकअप वाशर से भी वाश नहीं हो सकता। इन सब बातों को मद्देनज़र रखकर तुम्हें मशीनरी भिजवाई जा रही है। इस मशीनरी में एक तो स्टार रेज मशीन है। ये मशीन ब्लैक थंडर के साइंसदानों की ईजाद है। इसकी रेज पूरे लॉर्गो और उसके नवाही इलाकों में फैल जाएंगी और उस रेंज में आने वाले हर फर्द का मेकअप के बावजूद असल चेहरा स्क्रीन पर आ जाएगा, चाहे वो मास्क मेकअप में हो या किसी भी किस्म का मेकअप। इस तरह तुम उन लोगों को लॉर्गो में दाखिल होने से पहले ही मार्क कर लोगे। इसके साथ साथ एश रेज मशीन भी भिजवाई जा रही है। ये भी जदीद तरीन रेज हैं। उन्हें किसी भी टारगेट पर फायर किया जा सकता है और जिस टारगेट पर ये नज़र ना आने वाली रेज फायर होंगी वहाँ जहाज़, जंगल, इंसान, इमारतें और मशीनरी सब कुछ एक लम्हे के 1000वें हिस्से में जलकर राख का ढेर बन जाएंगी। इसलिए उनका नाम ऐश रेज रखा गया है। इसकी रेंज इतनी अभी महदूद है, लेकिन बहरहाल ये रेंज लॉर्गो और उसके नवाह में 100 किलोमीटर तक काम दे जाएगी। सेकंड हेडक्वार्टर से तफसील बताते हुए कहा गया और ये तफसील सुनकर डेविक का चेहरा बेएहतियात चमक उठा। यस सर, डेविक ने मुसरत भरे लहजे में कहा।